नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम 10 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स पार्ट 1 पर गहराई से बात करेंगे। ये विश्लेषण खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए है। और शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। हाँ, इस पूरी चर्चा की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे फॉलो करना ना भूलें। और एक और बात, आज के कुछ विषय शायद हमने पहले छुए भी हैं, तो ये एक अच्छा रिवीजन भी हो सकता है। बिल्कुल। तो चलिए आज के स्रोतों को खोलते हैं। हमारे पास रक्षा, बुनियादी ढांचा, पर्यावरण, मतलब कई दिलचस्प खबरें हैं। आज का मिशन इन सभी विषयों से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को समझना है, जो परीक्षा के नजरिए से जरूरी हैं। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़ी खबर से। भारत की अपनी स्वदेशी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, इसे इस साल गणतंत्र दिवस परेड में दिखाया जाएगा जी। और बताया जा रहा है कि इसकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा है और रफ्तार आवाज की गति से 10 गुना तेज, यानी मैक 10। ये जो आंकड़े हैं ना, ये वाकई में हैरान करने वाले हैं। पर यहाँ जो बात इसे सच में खास बनाती है, वो इसकी रफ्तार से भी ज्यादा है। वो है इसकी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, मतलब HGV तकनीक। HGV तकनीक, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। देखिए, पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलें एक फेंके हुए पत्थर की तरह होती हैं। उनका रास्ता, उनकी ट्रेजेक्ट्री पहले से तय होती है। अच्छा, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कहाँ गिरेगी और उसे हवा में रोक सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन HGV ऊपरी वायुमंडल में जाती है और फिर अपने लक्ष्य की तरफ एक अप्रत्याशित रास्ते से, मतलब ग्लाइड करती है। वो अपनी दिशा बदल सकती है। ओह, तो उसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लगभग नामुमकिन। और जब आप इस लचीलेपन को मैक 10 की रफ्तार के साथ जोड़ते हैं, तो ये मौजूदा ज्यादातर वायु रक्षा प्रणालियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। ये भारत की समुद्री मारक क्षमता में, मतलब, एक बहुत बड़ा उछाल है। और मैंने पढ़ा कि ये तकनीक और रेंज के मामले में चीन की DF-17 से भी बेहतर प्रदर्शन करती है। कुछ रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं। और इसे जमीन से और नौसैनिक जहाजों से, दोनों जगह से लॉन्च किया जा सकता है। इसका जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर है, वो इसे चलते फिरते लक्ष्यों जैसे युद्धपोतों पर भी सटीक निशाना लगाने में मदद करता है। तो ये DRDO के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। निश्चित रूप से ये रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। चलिए, रक्षा से अब ऊर्जा और बुनियादी ढांचे की तरफ चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश से एक बड़ी खबर है। हाँ, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड यानी PIB ने कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। ये 1720 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और लागत 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। जी। और ये परियोजना सिर्फ बिजली बनाने के लिए नहीं है, ये कमला नदी पर एक स्टोरेज आधारित योजना है। स्टोरेज आधारित, मतलब इसमें बाढ़ नियंत्रण का भी कोई पहलू है? बिल्कुल, यही इसका एक महत्वपूर्ण घटक है। इससे ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ से राहत मिलने की काफी उम्मीद है। तो ये पूर्वोत्तर में विकास और पर्यावरण प्रबंधन को एक साथ साधने का एक अच्छा उदाहरण है। और इसे बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर यानी BOT आधार पर लागू किया जाएगा। हाँ, जिसमें NHPC और अरुणाचल प्रदेश सरकार की एक जॉइंट वेंचर कंपनी होगी। इसका फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर भी काफी दिलचस्प है। वो कैसे? इसमें 70-30 का ऋण इक्विटी अनुपात है। केंद्र सरकार से अनुदान मिलेगा और राज्य सरकार SGST की प्रतिपूर्ति करेगी। ये सब मिलकर सुनिश्चित करता है कि यह परियोजना आर्थिक रूप से, मतलब फाइनेंशियली वायबल हो। तो ये एक बहुत सोचा समझा मॉडल लगता है। अब पर्यावरण से जुड़ी एक दिलचस्प खबर पर आते हैं। अनामलाई टाइगर रिजर्व में वन कर्मचारी M-Stripes नाम के एक ऐप का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, M-Stripes। ये क्या है? M-Stripes का पूरा नाम है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ये NTCA और भारतीय वन्यजीव संस्थान ने 2010 में लॉन्च किया था। ये गश्त और सुरक्षा में मदद करता है। मतलब ये तकनीक संरक्षण के काम को और प्रभावी बना रही है। निश्चित रूप से। वन रक्षक अपने गश्ती ट्रैक और जो भी वो देखते हैं, उसे सीधे ऐप पर रिकॉर्ड करते हैं। इससे एक बहुत मजबूत डेटाबेस बनता है। अच्छा। और उस डेटा के आधार पर बाघों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं। अब पूर्वोत्तर भारत की एक और महत्वपूर्ण नदी की बात करते हैं, बराक नदी। इसके जल संभर क्षेत्र को फिर से जीवंत करने के लिए एक पहल शुरू हुई है। बराक नदी का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये एक सीमा पार नदी है। इसका बेसिन भारत, बांग्लादेश और म्यांमार तक फैला है। ओह, ये तो काफी बड़ा इलाका है। हाँ, और भारत में इसके 121 किलोमीटर के हिस्से को लखीपुर से भंगा तक राष्ट्रीय जलमार्ग 16 भी घोषित किया गया है।
तो अब चलते हैं फिलीपींस। वहां के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मैन में हाल ही में हल्के विस्फोट हुए हैं। मेन ज्वालामुखी को उसकी सममित आकृति मतलब परफेक्ट कोन शेप के कारण दुनिया का सबसे उत्तम ज्वालामुखी शंकु भी कहा जाता है। और ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है ना? जी, ये एक स्ट्रैटोवोल्केनो है। ये लंबे और ढलान वाले होते हैं और इनका लावा गाढ़ा होने के कारण इनमें अक्सर विस्फोटक विस्फोट होते हैं। ये भूगोल और आपदा प्रबंधन दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी है। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं। भारत के विदेश मंत्री ने पहली बार वाइमार ट्रायंगल की बैठक में हिस्सा लिया। ये वाइमार ट्रायंगल क्या है? वाइमार ट्रायंगल फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड का एक क्षेत्रीय राजनीतिक समूह है जो 1991 में बना था। 1991 में? हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य जर्मनी पोलैंड के बीच सुलह को बढ़ावा देना था और पोलैंड के नेटो और यूरोपीय संघ में एकीकरण का समर्थन करना था। तो इसकी कोई औपचारिक संस्थागत स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे कोई हेडक्वार्टर या कुछ? नहीं, ये एक राजनीतिक संदर्भ का ढांचा है। भारत की इसमें भागीदारी एक नई रणनीति का संकेत देती है। किस तरह की रणनीति? यूरोप के साथ, खास तौर पर मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने की रणनीति। अच्छा, अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करते हैं और यहाँ कुछ सच में दिलचस्प हो रहा है। वेरा सी रूबन वेधशाला। हाँ, चिली में स्थित इस वेधशाला के वैज्ञानिकों ने अब तक के सबसे तेज घूमने वाले क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड की खोज की है। और इस वेधशाला में दुनिया का सबसे बड़ा 3200 मेगापिक्सल का डिजिटल कैमरा है। 3200 मेगापिक्सल। ये वेधशाला खगोल विज्ञान में क्रांति लाने वाली है। इसका नाम अमेरिकी खगोल शास्त्री वेरा रूबिन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने डार्क मैटर के बारे में सबूत दिए थे। तो इसका मुख्य लक्ष्य भी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझना है। बिल्कुल, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, सौर मंडल का नक्शा बनाना और हमारी अपनी मिल्की वे का अध्ययन करना है। और सुना है कि ये हर रात लगभग 20 टेराबाइट डेटा उत्पन्न करेगी। हाँ, 20 टेराबाइट हर रात। इस 20 टेराबाइट हर रात इस 2025 MN45 की खोज, जो हर 1.88 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, वो इस वेधशाला की असाधारण क्षमताओं की बस एक झलक है। अब कुछ सरकारी निकायों की बात करते हैं। हान सुरक्षा महानिदेशालय यानी DGMS ने हाल ही में अपना 125वां स्थापना दिवस मनाया। जी, ये श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत काम करता है और इसका मुख्यालय धनबाद, झारखंड में है। और संवैधानिक रूप से खानों में श्रमिकों की सुरक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ, ये संघ सूची की प्रविष्टि 55 के अंतर्गत आता है। DGMS इसी जिम्मेदारी को खान अधिनियम 1952 के तहत पूरा करता है। और एक और संस्था एपीडा, इसने एग्रीटेक स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए भारती नाम की एक नई पहल शुरू की है। एपीडा यानी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। ये एक वैधानिक निकाय है जिसका काम कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है। तो ये भारती पहल क्या करेगी? भारती का पूरा नाम है भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट। इसका मकसद नए उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच देना है, जिससे भारत के कृषि निर्यात इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी। बहुत खूब। और अंत में विश्व भूगोल से एक खबर। न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में हाल ही में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। दिलचस्प बात यह है कि ये द्वीप साउथ आइलैंड से छोटा है, लेकिन न्यूजीलैंड की 77% आबादी यहीं रहती है। और ये भूकंप हमें फिर से पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की याद दिलाता है, जहाँ म्यान ज्वालामुखी भी है। नॉर्थ आइलैंड में माउंट रुआपेहू जैसे कई सक्रिय ज्वालामुखी हैं। और ये द्वीप कुक स्ट्रेट द्वारा साउथ आइलैंड से अलग होता है। जी, और राजधानी वेलिंगटन और सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड दोनों यहीं पर हैं। तो आज हमने हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेकर बाघों की निगरानी करने वाले ऐप्स तक, अंतर्राष्ट्रीय समूहों और सुदूर क्षुद्र ग्रहों तक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा की। और आज के विश्लेषण से एक विचारणीय प्रश्न उभरता है। जिस तरह हमने LARSM और MS स्ट्राइप्स जैसी स्वदेशी क्षमताओं को देखा और दूसरी तरफ वाइमर ट्रायंगल व रूबीन वेधशाला जैसी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को देखा, तो भविष्य के नीति निर्माताओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। भारत अपनी सुरक्षा और विकास को गति देने के लिए स्वदेशी क्षमता के विकास और वैश्विक वैज्ञानिक व राजनीतिक साझेदारियों के रणनीतिक लाभों के बीच एक प्रभावी संतुलन कैसे बना सकता है? आने वाले दशक में ध्यान कहाँ केंद्रित होना चाहिए?
इस गहरे सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगली बार फिर मिलेंगे नए विषयों के साथ। सुनने के लिए धन्यवाद।